हेलो। देखिए, मैथमेटिक्स की क्लास तो चल ही रही है, रीजनिंग की क्लास भी चल रही है और इंग्लिश की क्लास भी चल रही है। तो सोचा कि थोड़ा सा अपडेट किया जाए और नया टॉपिक लेकर आए हम, जनरल स्टडी का पोर्शन जियोग्राफी का। ठीक है, आज जियोग्राफी चालू होगी आपकी और फर्स्ट से पढ़ाया जाएगा, जीरो से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो देखो जियोग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो जियोग्राफी। ठीक है, समझे? जियोग्राफी, जियोग्राफी किन शब्दों से मिलकर बना और जियोग्राफी का मतलब क्या है? ठीक है, देखो जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मैं कह सकता हूं कि डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बोले तो वर्णन। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, और देखो जियोग्राफी को हम जियोग्राफी, भूगोल, हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? तो देखो भूगोल के भूगोल के पिता के रूप में इरो इरोठोस्त इरोठोस्थनीज। ठीक है, इरोठोस्थनीज हमारे कौन है? भूगोल के फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, क्योंकि बात कहाँ आ जाती, देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने है ना, देखो इन्होंने टेम्परेचर का विभाजन किया था। इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने क्या किया? टेम्परेचर का विभाजन किया था। इन्होंने टेम्परेचर का विभाजन किया था, क्योंकि टेम्परेचर के विभाजन ही तो हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेदर और फिनोमेना चेंज होगा। ठीक है, मौसम में परिवर्तन आएगा। अगर गर्मी बढ़ेगी तो मौसम में परिवर्तन आता है, ठंड भी पड़ेगी तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इन्होंने क्या दिया कि भाई इन्होंने टेम्परेचर का विभाजन किया। इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि इनको बोला जाता है जियोग्राफी के फादर। तो जियोग्राफी और फादर कौन है? इरोठोस्थनीज। ठीक है, क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर का विभाजन किया। ओके, अब चलते हैं हम आगे कि देखो हमें अब ये मालूम करना है, ये तो हो गई छोटी सी बात है, ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे कि हमें करना क्या है। कि देखो परीक्षाओं में किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं बेसिक तरीके से। देखो हमें पढ़ना कैसे है। देखो सबसे पहले आ जाती है बात भारत की। भारत, फिर पढ़ना है हमें वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल। और हम कह सकते हैं इसके बारे में, इसके बाद एक काम करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, भारत, विश्व का भूगोल। ठीक है, और एक पार्ट आ जाता है अपना ईवीएस। ईवीएस बोले तो पर्यावरण। ठीक है, ईवीएस बोले तो पर्यावरण। अच्छा, भारत में कितना परसेंटेज रहता है? लगभग भारत का 60% कह लो, इसका 30%। ठीक है, और इसका मैं कह सकता हूँ कि 10% परीक्षा में पूछा जाता है। 60%, 30% इसका और 10% हमारा किसका? ईवीएस का। तो देखो भारत का हमें 60% पढ़ना है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो 60% इसको कवर करना है, 30% इसको कवर करना है, चाहे 10% हमें इसको कवर करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? इंडिया के बारे में। ठीक है, अच्छा तो इंडिया के बारे में क्या पढ़ना है भाई? देखो पहले तो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी? परिचय। सबसे पहले तो परिचय पढ़ना है, भारत का परिचय। भारत के परिचय में क्या पढ़ना है कि हमें सारी लोकेशन चेक करना है। लोकेशन, लोकेशन। दूसरी बात आ जाएगी हमारी लोकेशन के बाद पड़ोसी देश। पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों से विवाद। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या रहेगी? नंबर एक, नंबर दूसरा, भारत का भौतिक विभाजन।
भारत के भौतिक विभाजन में हमें देखना है पर्वत, नंबर दूसरा पठार, नंबर तीसरा मैदान, और नंबर चौथा मेरा क्या, द्वीप समूह, द्वीप। ठीक है। अच्छा, पर्वतों में क्या पढ़ना है मुझे, लोकेशन, लोकेशन। ठीक है। पर्वतों के टाइप्स, ठीक है, उत्पत्ति, और नंबर एक चौथी चीज और आ जाएगी इसमें, दर्रे, दर्रे पढ़ना है। ठीक है। लोकेशन, टाइप, उत्पत्ति, और एक और चीज़ हम और ले लेते हैं इसका, पीक पॉइंट। पीक बोली तो चोटी, समझे। पठार में भी हम पढ़ लेंगे, मैदान भी पढ़ लेंगे, और द्वीप समूह भी हम पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे चीज़ों को करते जाएंगे। चौथी चीज़, अभी तो हम सिलेबस को लेके चल रहे हैं, चौथी चीज़ मेरी क्या होगी, तीसरी चीज़ होगी मेरी अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में पढ़ूंगा मैं क्या, नदियाँ, और नदियों में हमें क्या पढ़ना है, डैम और बैराज। ठीक है। अफवाह तंत्र पढ़ेंगे हम, नदियाँ पढ़ेंगे, सारी नदियाँ पढ़ेंगे, और डैम पढ़ेंगे, बैराज पढ़ेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं धीरे धीरे और पढ़ते हैं चौथे नंबर की चीज़ में। दोस्तों, चौथे नंबर की चीज़ में हमें क्या पढ़ना है, चौथे नंबर की चीज़ में हमें पढ़ना है क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है। जलवायु में सारी ऋतुओं, कैसे पानी बारिश होती है, कैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है। कौन सा मौसम कब आता है, कैसे क्या होगा, सारे डिस्कशन। ठीक है। पांचवें नंबर के पॉइंट में हम पढ़ेंगे क्या, सॉइल, मिट्टी। मिट्टी के बारे में हमें पढ़ना है लोकेशन, कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर है। ठीक है। और उसके टाइप्स। ओके। तो इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमें परिचय, लोकेशन, पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों से विवाद, और भारत का भौतिक विभाजन पढ़ना है। भारत का भौतिक विभाजन हमें पर्वत पढ़ना है, पठार, मैदान, द्वीप समूह, और हमारा अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में हमारी नदियाँ, नदियों में हमारे डैम आ जाएंगे, बैराज आ जाएंगे, और हमें क्लाइमेट, जलवायु, मिट्टी, मिट्टी में टाइप्स ऑफ मिट्टी, मिट्टी कैसी होती, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, सारी मिट्टियाँ, पूरी मिट्टी पढ़ना है हमें। ठीक है। अब नंबर 5वां हो गया, तो नंबर 6 भी देख लेते हैं क्या है। देखो, नंबर 6वीं चीज़ क्या है हमारी, नंबर 6वीं चीज़ है हमारी कृषि। ठीक है। और कृषि में हमारी क्या हो जाएगी, कृषि में हमारी हो जाएगी, हम देखो क्रांतियाँ, सारी की सारी क्रांति, क्रांति, पीली क्रांति, और किस प्रकार से खेती की जाती, झूमिंग खेती वगैरह, सारी खेतियाँ, सारी खेती बाड़ी, फसल का चक्रण वगैरह। ठीक है। 7वें नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, यातायात व्यवस्थाएं, यातायात आ जाएगा हमारा। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा हमारा, जलवायु मार्ग, रोड वगैरह सब हमारा, इसमें वायु मार्ग वगैरह सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यातायात हो गया, कृषि हो गया। नंबर 8 पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, जनगणना। जनगणना के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, देखो हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें 60% कम से कम क्वेश्चन आते हैं, और विश्व के भूगोल से 30%, और ईवीएस पर्यावरण से 10%। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भारत में क्या पढ़ना, पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हमें ये मालूम करना कि भारत की लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है। जिस पे हम ग्लोब पर देखेंगे कितनी लोकेशन है, कहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद पड़ोसी देश, और पड़ोसी देशों से क्या क्या विवाद चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखना है हमें भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह आदि पढ़ लेंगे। पर्वत में हम पढ़ लेंगे कौन सी पर्वत कहाँ पर लोकेशन है, उसकी उत्पत्ति, दर्रे, पीक, चोटियाँ, टाइप्स एंड उत्पत्ति, सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है। पठार में हम पठार पढ़ लेंगे, मैदान पढ़ लेंगे, द्वीप समूह पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र बोले तो नदियाँ, नदियों के हम डैम और बैराज पढ़ लेंगे, सारी की सारी नहरें देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखना है मुझे क्या, हमें जलवायु पढ़ना है, क्लाइमेट, कैसे वेदर और फिनोमेना चेंज होता है, कैसे कैसे वेदर चेंज होता है, हमारा मौसम कैसे बनता है, बारिश कैसे होती है। ठीक है। उसके बाद सॉइल, भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी का विभाजन, लोकेशन एंड टाइप्स, व्हाट इज टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है।
ये सारी चीज़ें। 6वें नंबर पर हम देखेंगे कृषि, कृषि क्रांति, पीली क्रांति और खेती बाड़ी, जूमिंग, खेती चक्रण वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। यातायात भी पढ़ लेंगे, जनगणना भी पढ़ लेंगे। नंबर एक चीज़ और हमारा रह गया है 9 नंबर का पॉइंट, और हमारा रह गया है खनिज पदार्थ। ठीक है, खनिज पदार्थ भी हमें देखना है, खनिज पदार्थ भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो हमारा पूरा की पूरा 60% हमारा ये वाला पूरा मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारी सिलेबस से बात। ये सिलेबस से आप लोग नोट कर सकते हो। हम चालू करते हैं फिर कहाँ से, हम चालू करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से। ठीक है, चलो देखो, भारत की लोकेशन, भारत की लोकेशन निकालने के लिए हमें ग्लोब का सहारा लेना पड़ेगा। अब ग्लोब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन परिचय की, इसकी लोकेशन की बात करें। लोकेशन, भारत की लोकेशन कहाँ पर, तो देखिए भारत की लोकेशन हमें ग्लोब पर देखी जाती है। ठीक है, ग्लोब पर लोकेशन कहाँ देखेंगे हम, ग्लोब पर। अब ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पृथ्वी का प्रारूप, ग्लोब क्या होता है कि पृथ्वी का प्रारूप होता है ग्लोब। ठीक है, चलो बना लेते हैं थोड़ा सा ग्लोब। ओके, देखो इस प्रकार की रेखाएं जो होती हैं मेरी कौन सी होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं वो। ठीक है, और इस प्रकार की जो हमारी लाइन होती है, इक्वेटर बोलते हैं इनको, वो होती है हमारी, कैसी होती हैं, वो होती है मेरी ऊर्ध्वाधर, या कह सकता हूं कि देशांतर। ठीक है, इनको क्षैतिज रेखा भी बोला जाता है, क्षैतिज रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा बीच में से एक और लाइन डाल दो, इसको सेमी हेस्फीयर कर दो। सेमी हेस्फीयर बोले तो बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल इक्वल में, और यहाँ से भी ऊपर से भी मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। इस पर भी कर दीजिए, यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखो ये अक्षांश रेखा पर जब हमारा ग्लोब कैसे काम करता है कि देखो हमारा इंडिया इस ग्लोब पर कहाँ पर है, सारे के सारे ग्लोब में हमारा भारत अभी इस लोकेशन पर है। ठीक है, और इसमें भी हमारा भारत कहाँ पर है, इस लोकेशन में है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अच्छा नीचे की तरफ क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये ऊपर की तरफ गया तो क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की तरफ आया, नीचे का पॉइंट, नीचे का पार्ट क्या होता है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, इसकी तरफ चलेंगे हम तो इधर की तरफ क्या करेंगे, इस तरीके से चलेंगे, इधर की तरफ और इधर की तरफ। ठीक है, इस लाइन से इधर की तरफ वाला भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इधर की लाइन वाला क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो हमें ये देखने से ये मालूम चल रहा है कि हमारी जो भारत की हमारी जो लोकेशन है, हमारी जो लोकेशन है कहाँ पर है, हमारे भारत की उत्तरी गोलार्ध में लोकेशन है। ठीक है, इस पॉइंट से देखेंगे तो हमारी लोकेशन है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और इस पॉइंट से अगर हम देशांतर रेखाओं से माध्यम से देखेंगे तो हमारी लोकेशन किधर है, हमारी लोकेशन है पूर्वी गोलार्ध में। देखो बच्चे, हम ये नहीं कह सकते कि हम
हमारा उत्तरी गोला, अगर ये प्रश्न आएगा कि भारत की लोकेशन किस तरफ है, तो भारत की लोकेशन में हम ये नहीं कह सकते कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, नहीं। क्या आप मुझे एक बताइए, इस तरीके से तो लाइनें ड्रॉ नहीं की गई ना, इस तरीके से ये लाइनें इस तरीके से ड्रॉ की गई हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ आई हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, भारत की लोकेशन हमारी किस तरफ है, अक्षांश रेखाओं पर भारत की लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में है, और ऊर्ध्वाधर रेखा या देशांतर रेखाओं पर भारत की लोकेशन कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पूर्ण रूप से अगर हम इसको बना लें, ये लो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे भारत की लोकेशन होगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखते हैं और क्या क्या है। ये तो हो गई उसकी लोकेशन का पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं भारत के लिए, थोड़ा सा भारत को देख लेते हैं। मिटाना पड़ेगा इसको। देखो फिलहाल के लिए कर लेते हैं। ठीक है, चलो मिटा ही देते हैं। तो हमारे भारत की लोकेशन कहाँ पर प्राप्त हुई, हमारे भारत की लोकेशन प्राप्त हुई उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश रेखाओं पर। ठीक है, तो देखो अब मैं कह सकता हूँ कि भारत की लोकेशन तो हमें प्राप्त हो गई, लेकिन भारत की लोकेशन के 4 पॉइंट होते हैं और चारों पॉइंटों को हमें देखना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग क्या कीजिए, ये मेरा भारत हो गया मान लो। ठीक है, हमारा इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम यहाँ लिखते चलता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा उत्तरी बिंदु भारत का उत्तरी बिंदु 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और हम लिख सकते हैं भारत का दक्षिणी बिंदु, मैं इनके नाम भी लिखवा दूंगा अभी सारे के सारे। ठीक है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये रहा मेरा दक्षिणी बिंदु, वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिल में पड़ता है। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, 8 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, अब भारत का पूर्वी बिंदु और देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वो। भारत का पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी बिंदु, और लिखिए पश्चिमी बिंदु मेरा कितना है, 68 डिग्री एंड 7 मिनट। ठीक है, भारत का। ओके, अच्छा इस बिंदु का नाम क्या है भाई, इस बिंदु को हम बोलते हैं इंद्राकोल। इसको एक नाम और बोला जाता है, पार्सेन बिंदु बोला जाता है, या पिगमेलियन कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट बोला जाता है। पिगमेलियन पॉइंट या पार्सेन पॉइंट। ठीक है, इस बिंदु को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैप कॉमरेन। कैप कॉमरेन, इसको क्या बोला जाता है, ये अंतिम छोर है भारत के, ये अंतिम छोर हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में भारत के अंतिम छोर, इसको बोला जाता है किवीथू। ठीक है, इसको बोला जाता है गौर माता। समझे। अच्छा देखो ये कहाँ पर पढ़ते हैं, ये पढ़ता है अपना टीएन बोले तो तमिलनाडु। ठीक है, ये पढ़ता है हमारा जम्मू कश्मीर। मैं कहाँ लिख सकता हूँ इसको, चलो इनके ही नीचे लिख लेते हैं। ये पढ़ता है अरुणाचल प्रदेश, एपी। ठीक है, ये हमारा कहाँ पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल,
इंदिरा कोल हमारा कहाँ पड़ता है, हमारा पड़ता है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये हमारा पड़ता है गुजरात में, गौर माता गुजरात, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये हमारा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई, हमारे चारों बिंदुओं की लोकेशन हो गई। ये लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं सारे के सारे, ये कैलकुलेशन है लोकेशनों की। ठीक है, ये हमारे पॉइंट के नेम हैं और ये हमारे पॉइंट है कहाँ पर हैं, वो सारी बातें हैं। और ये पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु भी मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, अब आगे की पढ़ाई करते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये हो गया होगा नोट। ठीक है, ठीक है, देखो 1887 में अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, सन 1887 में अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था और उसमें ये बोला गया था कि सारे के सारे देश अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम या फिर अपना मानक समय दिए। ठीक है, अपना अपना भारत अपने, मतलब कि सारे देश अपना अपना मानक समय दें। ठीक है, तो उस सम्मेलन में ये हुआ, उन्होंने ये बोला किया, तो उन्होंने क्या किया कि भारत में भी बात आ गई कि भारत का भी मानक समय लेना चाहिए। ठीक है, तो हम इस बात से समझते हैं, देखो ये क्या है, भारत का मानक समय की बात आई कि देखो भाई क्या होता है कि जो मानक समय रेखा है, GMT लाइन है, 0 डिग्री GMT लाइन कहाँ से गुजरी है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरी है। ठीक है, 0 डिग्री मानक समय रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरी है। ठीक है, गुजरी है। तो भारत ने क्या किया है, इस बात को चेक करने के लिए कि भाई उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उन्होंने भारत के बीचों बीच की समय रेखा ली। ठीक है, तो ये मेरा कितना था, ये मेरा 68 था, 97 पॉइंट कुछ था। ठीक है, और ये मेरा 68 कुछ था। तो इसके बीचों बीच में क्या हुआ कि इलाहाबाद का हमारा नैनी पड़ता है। किताबों में पहले लिखा था नैनी, लेकिन अब क्या है, वो बिंदु चेंज हो गया है, अब आ गया है मिर्ज़ापुर। ठीक है, लिखो, देखो भारत का मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर से लिया गया है, मिर्ज़ापुर यूपी से लिया गया है, ना कि नैनी से लिया गया है। लूसेंट में गलत लिखा है और बहुत सारी किताबों में भी गलत लिखा है, अब वो चेंज हो गया है, मिर्ज़ापुर आ गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत बहुत बड़ी वेधशालाएँ बनाई गई हैं, वेधशालाएँ। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वेधशालाएँ हैं। और देखिए भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री पर बना हुआ है, 82 डिग्री 5 मिनट पर। ठीक है, अब इस बात को समझिए, GMT लाइन से ग्रीनविच शहर के जो GMT लाइन है वहाँ पर लंदन से, मतलब लंदन का समय और हमारे भारत का समय जो कि कितने डिग्री, मतलब कितने टाइमिंग का अंतर है, इस बात को समझो। देखो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी 360 डिग्री पर घूमती है कितने मिनट में, मतलब सॉरी 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूँगा 60 मिनट से, तो हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, मतलब 1 डिग्री मेरा कितने पर बनेगा, 4 मिनट पर बनेगा, मतलब 1 डिग्री मेरा 4 मिनट पर बना बच्चे। ठीक है, तो 82.5 का इंटू जब मैं इसमें करूँगा तो 80, तो इंटू करेंगे हम 82.5 का, तो मेरा कितना निकल के बाहर आएगा, मतलब कि मेरा निकल के आएगा, सॉरी हाँ इसमें करेंगे फिर इंटू इसमें कीजिए, 82.5, मतलब 82.5 डिग्री बराबर कितना मिनट हुआ, ये मेरा टोटल मिनट जो मेरा हुआ भारत का कितना हुआ, 330 मिनट। समझे, मतलब 330 मिनट ये हमारा भारत का स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। ठीक है, 330 मिनट लंदन शहर से अत्यधिक जाना है। तो 330 मिनट का अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं 60 से इसमें भाग दूं तो इसकी कैलकुलेशन कितनी निकलेगी, 5 घंटे 30 मिनट। मतलब हमारा अगर लंदन में अगर 12 बज रहे हों दोपहर के, तो हमारे भारत में कितने बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे। समझे इस बात को।
ठीक है, तो देखो ग्रीनविच शहर से मतलब जीरो, हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन हमारा कितना अधिक है, हमारा 5 घंटे 30 मिनट हमारा टाइम जाना है, समझे आप। ठीक है, अब ये तो हो गई वाली बात कि 5 घंटे 30 मिनट है और 82 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, ये तो उसका हो गया मीन्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है भाई, सूर्योदय होता है हमारा किबिथु में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये यहाँ पर सबसे अंतिम छोर पर हमारा जो कि हमारा सूर्य दिखना कब होता है, हमारा गुजरात के सौराष्ट्र में, हमारा ये गौर माता तरफ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितने डिग्री मतलब कितने घंटे का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक को सूर्योदय होने में 2 घंटे का डिफरेंस लगता है। ठीक है, मतलब 2 घंटे पहले हमारे अरुणाचल प्रदेश में उग जाएगा और यहाँ पर दिखेगा 2 घंटे के बाद, समझे। तो पॉइंट ऑफ नोटिस कीजिए आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है आज के टाइम के लिए कि देखो ये नोट हो गया हो तो हम रफ करें इसको। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो आप लोग क्या याद करके रखें। देखो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी, हमने सबसे पहले लोकेशन चेक की थी। हमारा भारत की हमारी लोकेशन किस आधार पर है, उत्तरी बिंदु पर है हमारी लोकेशन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, हमारी जो भी हमारा डिग्री है 82 डिग्री 5 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम लाइन, मतलब 5 घंटे 30 मिनट अधिक है। ठीक है, देखिए उत्तरी बिंदु मेरा कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। तीसरी बात क्या है मेरी, ये रही, इसकी कितनी थी, ये था मेरा 8 डिग्री 4 मिनट का था। ठीक है, और पूर्वी बिंदु का भी मैंने करवा दिया। पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी करवा दिया। गौर माता गुजरात में स्थित है। दक्षिणी बिंदु को कैप कॉमरन, ये मेरा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और ये भी करवा दिए इंद्राकोल हमारा 37 डिग्री फ्रॉम जम्मू कश्मीर और पिग्मेलियन या पार्सिनियन ऑफ दी पार्सिन बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इस पर ही थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मानक समय रेखा, देखो मानक समय रेखा कहाँ से गुजरी है, किन राज्यों से गुजरी है, 5 राज्यों से गुजरी है हमारी मानक समय रेखा। देखो कौन कौन से, वो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। नंबर 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5 राज्यों से होकर हमारी मानक समय रेखा गुजरी है। कौन कौन सा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तो हो गई इतनी सी बात, इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम और आगे। देखो रफ कर देते हैं इसको, नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, अच्छा उत्तर से दक्षिण तक की लेंथ कितनी है, ऊपर से नीचे तक 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम है हमारी 2933 किलोमीटर, समझे। मतलब कहने का मतलब है ऊपर से नीचे तक कितना है 32 से 14, और इधर से इधर कितना है 2933। ठीक है, चलते हैं और देखो भारत का टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया 32,87,263, समझे। 32,87,263 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, भारत का कौन सा नंबर बनाता है, 7वां नंबर एरिया के मामले में। ठीक है, तीसरी बात पढ़ते हैं क्या है इसमें। देखो ये यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, तीसरी बात ये है कि जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर, अच्छा ये एक बात और करते हैं, विश्व का कौन सा स्थान है, 2.4%, विश्व का 2.4% स्थान निकालता है ये। और देखते हैं क्या क्या है। और देखिए जनसंख्या के मामले में सभी लोगों को पता है, आपको भी पता होगा, सेकंड नंबर पर है। ठीक है, अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पर कौन है, चीन है।
ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो कौन सा, यूएसए है, ठीक है। फर्स्ट पर हो गया हमारा भारत, दूसरे पर चीन, तीसरे पर यूएसए, ठीक है। अब देखो विश्व की कुल जनसंख्या का भाग कितना है, 17% है। विश्व की कुल जनसंख्या का भाग कितना है, 17% है, ठीक है। इतना सा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 7वां नंबर बनाता है, 24% एरिया है, 32,87,263 किलोमीटर टोटल एरिया है। जनसंख्या के मामले में सेकंड है, फर्स्ट पे चीन है। और ये विश्व का जनसंख्या का मामला कितना प्रतिशत बताता है, 17% बताता है, ठीक है। तो इतनी सी बात नोट हो गई, तो कुछ और भी बातें पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो भारत में एक चीज़ और है, हमारा ये भी पार्ट हमारा है, यहाँ पर देख लेना आप लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 7 पहाड़ियाँ हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा देखो भारत का हिस्सा तो है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है वो हमारा, ठीक है। देखो इंदिरा कोल हमारा ये है। देखो यहाँ पे एक बात समझो, जो हमारा भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, लेकिन वो भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपके लिए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कैप कॉमरेन है, ठीक है। मुख्य भूमि का हिस्सा समझ रहे हो ना, ये हमारा मुख्य भूमि है और ये हमारा भारत का हिस्सा तो है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अलग हो गया है इस चीज़ से, ठीक है। तो दक्षिणी, अगर वो ये कहता है भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है, तो हम लगा सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप समूह पर है, ठीक है। और देखिए अगर ये वो पूछता है कि भाई भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा कौन सा है, तो भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा है हमारा कैप कॉमरेन, तमिलनाडु में स्थित है। समझे इस बात को, ठीक है भाई। और देखो और पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर, चलो देखिए देखो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, समझे। अच्छा, और समुद्री लाइन, पानी की जल सीमा मतलब जलीय सीमा की बात करेंगे तो बच्चे मेरी 6100 किलोमीटर। अच्छा, ये तो होगी जलीय सीमा मुख्य भूमि का। अगर हम द्वीप समूहों को ऐड कर दें, अगर द्वीपों को ऐड कर देंगे तो जलीय सीमा कितनी हो जाएगी, प्लस द्वीप समूह। जलीय सीमा भारत की और द्वीप समूह को मिलाकर हो जाएगी 7,516 किलोमीटर। यहाँ पर ये 0.5 लगा है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन इतना ही है, ठीक है। तो देखिए आज इतनी सारी बातें हो गई, मतलब एक टोटल तरीके से ये मैंने सारा की सारा टोटल बेसिक आपको बता दिया है। भारत का हमें लोकेशन चेक करना था, हमें इसकी बेसिक बातें जानकारी लेनी थी, मैंने सारी बेसिक बातें बता दी। और कल के लिए हमारी क्लास में हमारे लिए क्या रहेगा, इसकी लोकेशन होगी, इन्फॉर्मेशन होगी हमारे भारत की, ठीक है। इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों से उनके विवाद पढ़ेंगे, ठीक है। पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों से विवाद पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारत के भौतिक फिजिकली विभाजन पर चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके।